रुद्र के पूछने पर कार्तिक ने उसे जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं, पहले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें आगे की बात बताऊंगा। यहाँ किसी की जान पर बनी हुई है और तुम मेरे साथ खेल रहे हो। उफ, मोहब्बत के मायूस मोर, प्यार में अंधे हो रहे हो तुम। प्यार तुम्हें हुआ है, मुझे नहीं, इसलिए सौदा होना जरूरी है। वादा चाहिए कुछ तुमसे, सोच लो। तुम्हारी बीवी को सही सलामत शहर पहुंचाने में मदद करूंगा मैं, और मैं वादा करता हूं कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन बदले में मुझे तुमसे तुम्हारा वादा चाहिए। मैं जानता हूं कि दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम अपने वादे से नहीं मुकरने वाले। इसलिए मुझे तुमसे वादा चाहिए कि बदले में जो भी मैं तुमसे मांगूंगा तुम मुझे वो दोगे। तुम जानते हो कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ता, इसलिए इतनी आसानी से मैं तुमसे कोई बात नहीं कह सकता। ऐसा वादा मैं उन्हें देता हूं जिन पर मैं भरोसा करता हूं। तुम जैसे लोग भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ वही करना और सुनना चाहते हैं जो तुम्हें ठीक लगता है। तुम जैसे लोगों को सही गलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने मन की करनी होती है, और तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मैं। और ये बात तुम भी जानते हो कि मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ। तुम सामने से आए हो मेरी मदद करने के लिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बीवी बेवकूफ़ है। अब मैं और तुम उससे कुछ नहीं तो 10 साल तो बड़े हैं ही सही, है ना? जब उसने अपनी आंखें खोलकर पहली बार दुनिया देखी होगी, तब तो शायद मेरे और तुम्हारे बीच में दुश्मनी भी शुरू हो गई थी। मुझे लगता है कि उस बच्ची को इन सारी मुसीबतों से दूर रखना चाहिए। मैं जा रहा हूं, मुझे तुम्हारी बकवास में दिलचस्पी नहीं है। वो लड़की तो इतनी बेवकूफ़ है कि बस में जब उसने मुझे मना किया वापस आने से, तो उसे मैंने ये कहा कि अगर वो यहाँ से बाहर शहर जाती है तो रुद्र की जान को खतरा होगा। बाबा रुद्र की जान ले लेंगे, और कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि उसके दुश्मन अपनी दुश्मनी रुद्र से निकालें। तुम्हें पता है कि उस बेवकूफ़ लड़की ने बिना कुछ सोचे ही मेरी बात मान ली। कार्तिक की बात सुनते ही रुद्र के कदम रुक गए थे। कार्तिक ने प्रत्यक्षा और रुद्र का मजाक उड़ाते हुए रुद्र से कहा, अब तुम ये सोचो कि वो बेवकूफ़ लड़की मेरी इस बात को अपने दिल से लगा बैठी और रोते हुए मुझसे कहने लगी कि मैं मेरे रुद्र को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे बचा लूंगी, मेरे वजह से उसे कुछ नहीं होना चाहिए, फिर भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। उसने पलटकर मुझसे कहा कि मैं जैसा कहूँगा वो बस वैसा ही करेगी। अब तुम ही सोचो, उस जैसी लड़की के लिए आसान होगा यहाँ दुश्मनों की नज़र के नीचे से बचकर वापस शहर भेजना? उसे वापस लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता थी। उसे तो इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि उसे मारना कौन चाहता है। अब ऐसे में उसके 2 दुश्मन हैं। जहाँ तक मुझे ऐसी खबर है, जो महल के अंदर घुसे थे उसे अगवा करने के लिए, और जयंत। रुद्र कार्तिक को देखते हुए चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। इस पर रुद्र ने अपना माथा समेटते हुए कार्तिक से कहा, तुमने उसे ये सब कहा? तुम बेवकूफ हो, मुझे जान का खतरा होगा, ये बोलकर तुमने उसे रोका? बेवकूफ़ मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है। उसे ये अंदाज़ा ही नहीं कि तुम जैसे इंसानों को जान का खतरा हो सकता है, जिसके सामने लोग सर उठाने से पहले 2 बार सोचते हैं, और उसे बस अपने मन की करनी होती है। मेरी बात मान लो और मुझे अपना वादा दो। पहले तुम अपनी कीमत बताओ, उसके बाद ही मैं तुमसे वादा करूंगा। और तुम जानते हो कि ज्यादा बहसबाजी मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारी बीवी को बाबा और उसके दुश्मनों की नज़र से बचाकर सही सलामत शहर भिजवा दूंगा, और तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा इस काम में, वादा करता हूँ। लेकिन इस वादे की कीमत ये होगी कि तुम्हें जयंत को बाबा की नज़र से बचाना होगा। तुम्हें इस बार उसकी जिंदगी बख्शनी होगी। कार्तिक ने रुद्र से कुछ ऐसा मांग लिया था जिसको सुनते ही रुद्र का दिमाग एकदम से खराब हो गया था। रुद्र ने अचानक ही कार्तिक की गर्दन को अपने हाथों में दबोचते हुए अपने दांत पीसते हुए कार्तिक से कहा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि उसे मैं जिंदा छोड़ूंगा? ये बात तुम जानते हो कि पिछली बार उसकी की हुई हरकत के बावजूद मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा उसने जो किया वो माफ करने वाला नहीं था। तुमने सोचा भी कैसे? उसने उस दिन दरिंदगी की हद पार कर दी थी जब उसने शराब की बोतलों में मेरी बीवी को डुबाया था। उसने वो नीच हरकत की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
न जाने कितने लोगों के सामने उसने उस बेचारी लड़की को कपड़े उतारने पर मजबूर किया, और तुम कह रहे हो कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूं? बाबा तो क्या, मेरे सामने कोई और भी आ गया ना, तो भी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। गला 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 छोड़ो मेरा। उसने जितनी बार गलतियां की, तुमने उसकी उतनी बार उसको सजा दी है। पहली बार अनजाने में उसने उस लड़की को हाथ लगाया था, तब तुमने उसका हाथ तोड़ दिया था, उसे उसकी सजा मिली। लेकिन फिर तुमने क्या किया? उसको आधा गंजा करके छोड़ दिया। याद नहीं क्या जरूरत थी ये सब करने की? जो हरकत उसने की थी उसकी सजा यही थी। उसने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को हाथ लगाया था, इसलिए उसका हाथ तोड़ा था मैंने, और आधा गंजा करके उसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसने मेरी बीवी के बालों को खींचकर उसका सर दीवार पर मारा था। उसकी दरिंदगी सिर्फ यही तक तो रुकी नहीं थी ना। उसने उसके बाद जो किया वहां पर तुम भी मौजूद थे, और मुझे लगता है कि तुमने ही मेरी बीवी को उस समय बचाया था। तो फिर तुम कैसे ये कह सकते हो? उसका एहसान है मुझ पर। मुझे वो एहसान एक आखिरी बार चुकाने दो। उसने मेरी जान बचाई थी जब तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मत भूलो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था जब जयंत ने मेरी जान बचाई थी। मैं उसके एहसान तले दबा हुआ हूँ। मुझे उसकी जान बचानी है। जयंत बाबा की नजर में आ चुका है। वो बाबा से नहीं बच सकता। बाबा उसे मौत से भी ज्यादा बदतर सजा देंगे, ये जानता हूँ मैं। और बाबा को रोकना हम सबके बस की बात नहीं। इसलिए मुझे तुमसे वादा चाहिए। तुम्हारी बीवी के बदले मुझे जयंत की जिंदगी चाहिए। बस एक बार मुझे उसकी जान बचानी है। मैं अपना एहसान चुका देना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि मैं अपने सिर पर कभी कोई उधार नहीं रखता, और इसलिए मुझे ये करना है। तुम ये कैसे करोगे तुम देख लो। तुम्हारी बीवी की हिफाजत मेरे हाथों में होगी, लेकिन इस बार तुम्हें जयंत की जान बचानी होगी। तो वादा करो कि बाबा से तुम उसकी जान बचाओगे, और अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो तुम उसकी जान नहीं लोगे। ठीक है, वादा करता हूं। इस एक बार मैं उसे बाबा से बचा लूंगा, और इस एक बार मैं भी उसे नहीं मारूंगा। जैसा कि तुमने मुझसे कहा, मैंने तुमसे वादा किया, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस एक बार के बाद में अगर वो मुझे गलती से भी नजर आया, तो फिर मैं इस वादे को पूरा करने के बाद उसकी जिंदगी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, और तब तुम मुझे नहीं रोकोगे। इतना कहते हुए कार्तिक को वहीं छोड़कर रुद्र वापस नीचे आ गया। नीचे आते ही रुद्र ने देखा कि प्रत्यक्षा अपने कमरे में खामोशी से बेड पर बैठी हुई थी। इस पर रुद्र कमरे के अंदर गया और प्रत्यक्षा से कहने लगा, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारी बेवकूफी के चर्चे तो अब आधे गांव में फैलने लगे। तुम ये जानबूझकर करती हो, या फिर अपनी अकल लगाने में तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है? अब कौन सा मैंने तुम्हारे खेत की भैंस भगा दी जो तुम मुझ पर भड़क रहे हो? तुम यहाँ वापस आई, मैं खुश हूँ इस बात से, लेकिन तुम इसलिए वापस आई थी कि तुम मेरी जान बचाने वाली थी। ये बात जानकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई। पर तुम सच में बेवकूफ हो। इस तरह से अगर तुम्हें अगली बार कोई कहे कि मेरी जान को खतरा है और तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, तो उसकी बात नहीं मानना। अच्छा, तो लगता है कि तुमने अपने भाई से बात कर ही ली, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं यहाँ वापस आई क्योंकि मुझे यहाँ वापस आना था, क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती थी, क्योंकि मेरे सर पर एक अनजान इंसान के एहसान थे जिसने कभी मेरी मदद की थी। ये तुमने दूसरी बार किया है कि किसी ने मेरी जान की धमकी दी और तुमने उसकी बात बिना सोचे समझे ही मान ली। अब ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मुझे इतनी आसानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है। मुझे कोई नहीं मारने वाला, लेकिन हाँ, अब लगता है कि मेरी जान लेना आसान हो रहा है। रुद्र इतना कहते हुए धीमे कदमों से प्रत्यक्षा के करीब आने लगा। उसे अपने पास आता देखकर प्रत्यक्षा ने अपने कदमों को थोड़ा सा पीछे लिया और फिर रुद्र की बात का जवाब देते हुए उससे कहने लगी, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कह रहे हो कि तुम्हारी जान लेना आसान नहीं, और फिर कह रहे हो कि तुम्हारी जान लेना आजकल आसान हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। प्रत्यक्षा के करीब आते हुए रुद्र ने अचानक ही प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे अपने गले से लगाते हुए प्रत्यक्षा के कानों में बेहद धीरे से कहने लगा, मेरी जान लेना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि मैं लोगों की जान लेता हूँ, इसीलिए सीधे तौर पर मुझसे लोग अटकना नहीं चाहते। मेरा नाम रुद्र इसलिए है क्योंकि
मुझे लोगों की जान लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उनकी बलि चढ़ाने के लिए ही मेरा नाम रुद्र रखा गया था। अचानक से रुद्र के गले लगने पर प्रत्यक्षा थोड़ा सा सहम गई थी। इस पर उसने खुद को संभालते हुए रुद्र से धीमे शब्दों में पूछा, अगर ऐसा है तो फिर आजकल तुम्हारी जान लेना आसान क्यों हो रहा है? इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को और भी जोरों से अपनी बाहों में कसते हुए उससे अपनी सांसों में ही कहने लगा, जान लेना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि मेरी जान अब मुझ में नहीं बसती। मेरी जान अब शायद तुम में बसने लगी है, और जब तक तुम खतरे में हो तब तक ऐसा समझ लो कि मैं भी खतरे में हूं। इसलिए तुम्हें उन सबकी नजर से बचाना चाहता हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। मेरी जान अब तुम में बसने लगी है, बस इतनी सी बात है। रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में कसते हुए उससे अपनी सांसों में ही कहा, जान लेना इसीलिए आसान हो रहा है क्योंकि रुद्र बोलते हुए ही अचानक से चुप हो गया और फिर उसने अपने मन में ही कहा, क्योंकि मेरी जान अब मुझ में नहीं बसती। मेरी जान अब शायद तुम में बसने लगी है, और जब तक तुम खतरे में हो तब तक ऐसा समझ लो कि मैं भी खतरे में हूं। इसलिए तुम्हें उन सबकी नजर से बचाना चाहता हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। मेरी जान अब तुम में बसने लगी है, बस इतनी सी बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? क्या हुआ? अब कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि मैं खुश हूं। रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों से आजाद करते हुए उसके सिर पर प्यार से अपना हाथ रखा और कहने लगा, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी कीमती है। तुम जानती हो कि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, क्योंकि जो जिंदगी मैंने शुरू की है वो कभी बदल नहीं सकती, और अगर बदल भी गई तो इस पर बहुत से खून के छींटे हैं जो तुम्हारे दूध से भी ज्यादा साफ दामन पर दूर से भी कहीं लगने नहीं चाहिए। लेकिन तुम ये तो सोचो ना कि मैं शांत हो जाओ और कुछ मत कहो। मैं अभी भी अपने फैसले पर अड़ा हूं। बात यह नहीं है कि मुझे तुमसे कोई तकलीफ है, बात यह है कि तुम यहां नहीं होनी चाहिए। मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैंने उस समय तुम्हारा दिल तोड़ा, पर तुम्हें सच में जाना होगा। बस कल की पूजा हो जाए, मैं तुम्हें यहां से भेज दूंगा। रुद्र के इतना बोलते ही प्रत्यक्षा ने रुद्र को गुस्से में ही देखते हुए उसे खुद से दूर करते हुए धक्का दिया। बात करना ही बेकार है तुमसे। इतना बोलते हुए प्रत्यक्षा कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे चली गई। रुद्र प्रत्यक्षा को नीचे जाते हुए देख रहा था। इस बार रुद्र के चेहरे पर कोई शिकायत या अफसोस नहीं था। उसे प्रत्यक्षा की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, बल्कि उसे प्रत्यक्षा की नाराजगी से अब एक अजीब सी खुशी मिलने लगी थी। तो तुम्हें मेरी फिक्र है? रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इस पर मुस्कुराते हुए ही रुद्र ने अपने आप से ही कहा, तुम्हारी ये नाराजगी न जाने क्यों मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगी है। जानता हूं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुम्हारे जाने तक तुम्हारे साथ के हर एक पल को मैं कीमती बनाकर जीऊंगा, और अपनी जिंदगी में इन्हीं यादों के सहारे ही आगे जीता रहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र हुई, और तुम मेरी जान बचाने के लिए कार्तिक के साथ बिना सोचे समझे चली आई। लेकिन अब तुम्हारी इन छोटी छोटी बेवकूफियों से मुझे डर लगने लगा है, कहीं कोई इस बहाने को वजह बनाकर तुम्हारा फायदा ना उठा ले। रुद्र ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने बालों में अपने हाथों को लगाया और फिर हल्के से अपने बालों को खुजाते हुए खुद से ही कहने लगा, खुशी हो रही है सोचकर कि तुम्हें मेरी फिक्र होती है, वरना आती है क्यों तुम? क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम पर हमला होने वाला था। जानकर अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई दिल से मेरी फिक्र कर रहा है, वरना तो लोग सीधे यही बोलते हैं कि रुद्र को कुछ नहीं हो सकता, जैसे मैं पत्थर का हूं। पर तुम जैसी इतनी दुबली पतली छोटी सी लड़की मेरी फिक्र करके मुझे बचाने चली आई। कितना खास है ये एहसास। आज पता चला कि कोई जब अपना होता है और वो आपकी फिक्र करता है तो कितना अच्छा लगता है। मतलब तुम्हारे भी दिल में मेरे लिए काफी कुछ है। इधर दूसरी तरफ प्रत्यक्षा खुद में ही बड़बड़ाते जा रही थी। कद चाहे कितना लंबा हो जाए और उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, मर्दों की अकल घुटनों में ही होती है। इन्हें समझ क्यों नहीं आता कि लड़कियों को इमोशनल होने पर लॉजिक्स नहीं देते हैं। लॉजिक तो लड़कियां भी इस्तेमाल कर लेती हैं। अरे तुम इमोशनली सपोर्ट करो ना, लेकिन नहीं,
इनके पीछे दिमाग लगाना ही फिजूल है। अरे का बड़बड़ाती जा रही हो बहुरिया, का हुआ? प्रत्यक्षा खुद में ही इतना उलझी हुई थी कि उसे दिखाई नहीं कि बाबा साहब, समर्थ और कार्तिक एक साथ बैठकर कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। उनके सामने किसी जगह का एक नक्शा सा रखा हुआ था और तीनों ही बेहद गहरे तौर पर उस नक्शे को देख रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा भी उस नक्शे को देखने लगी। कुछ नहीं बाबा, लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बहू, बस काम निपटा रहे थे हम तो। समर्थ ने उस नक्शे पर उंगलियों को रखते हुए बाबा साहेब से कहा, बारिश का महीना है बाबा, आने वाले दिनों में ये वाली नदी जो कब से सूखी पड़ी है ये उभर जाएगी। मौसम को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के घर खतरे में आ सकते हैं। तो अब क्या किया जाए बाबा? इस तरह से तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। बांध बनाने का काम भी चल ही रहा है बाबा, लेकिन अगर बांध के भी ऊपर कोई खतरा हुआ फिर तो ये बांध भी अचानक से आने वाले पानी को नहीं रोक पाएगा। पिछले साल तो सब कुछ करने के बावजूद बाढ़ आ गई थी। बाबा, घरों को बचाया भी जाए तो कैसे? मिट्टी के घर हैं, पानी की हल्की सी सीलन मिलते ही भर भरा के गिरते हैं। ऐसे में आमतौर पर नदी के कटाव से जमीन और घर सब उनके चपेट में चले जाते हैं। गांव खाली करवा भी लें तो लेकर भी कहाँ जाएंगे सबको। और इस बार तो बांध बनवाने के बाद भी अगर खतरा हुआ तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सबका ध्यान उस नक्शे पर था। इस पर प्रत्यक्षा बाबा साहेब के पास आकर जमीन पर ही बैठ गई और उस नक्शे को देखते हुए बाबा साहेब से कहने लगी, बाबा ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें नदी कौन सी है और बांध कौन सा है? इस पर कार्तिक ने प्रत्यक्षा को ताना मारते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें ये जानकर करना भी क्या है कि नदी कौन सी है और बांध कौन सा है? ये हमारे काम है, हम कर लेंगे। तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत है? जाकर अपना खाना खाओ और खेलो कूदो जाकर। इन सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कार्तिक की बात पर प्रत्यक्षा ने उसे घूर कर देखा और माथा समेटते हुए उससे पूछने लगी, खेलूं कूदूं? तुम्हें मैं 4 साल की दिख रही हूँ? दिखती तो ऐसी ही हो। बीच में ना पड़ो अब, ये सब दिमाग वाले काम है और तुम्हारी जगह रसोई में है। चलो जाओ यहाँ से। पढ़ूंगी बीच में, क्या कर लोगे तुम? मैंने तुमसे सवाल नहीं पूछा था, तुम मत बोलो बीच में कुछ। मैंने बाबा से सवाल पूछा है और रसोई इतनी ही पसंद है तो तुम खुद जाकर वहाँ बैठो ना। अरे और तुम होती कौन हो बाबा से कोई सवाल पूछने वाली? हम बाबा से कुछ नहीं कहते तो तुम कौन होती हो? और जरा तमीज से बात करो, तुमसे सब बड़े हैं यहाँ। इस पूरे घर में कोई अगर सबसे छोटा है तो वो तुम हो। पिद्दी भर की लड़की बाबा से सवाल पूछेगी अब। क्या क्या कहा तुमने? छोटी हूँ तो कुछ भी कहोगे? हद है। तमीज से बात करती हूँ मैं जब सामने तमीजदार लोग होते हैं। तो अब तुम समझ गए कि सिर्फ तुमसे मैं ऐसे बात क्यों कर रही हूँ। और सवाल पूछना गलत नहीं होता है ना बाबा? हाँ काहे नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। बाबा आप इसका साथ दे रहे हैं? आपको हमेशा मैं ही की दुश्मन लगता हूँ। मुझे क्या आप बाजार से खरीद कर लाए थे? तुम्हें तो मुफ्त में ही दे दिया होगा किसी ने। खरीदने बेचने जैसा बड़ा काम थोड़ी ही किया होगा। बोली लगाने जैसा तुम में है ही क्या? देखो तुम अपना मुंह बंद कर लो अब। इससे पहले कि प्रत्यक्षा और कार्तिक आपस में बहसबाजी शुरू करते, समर्थ ने दोनों को ही बीच में रोकते हुए दोनों को ही डांटा। ओफो, चुप हो जाओ दोनों। बहू तुम इधर देखो, ये जो लंबा सा खींचा हुआ लकीर उधर जा रहा है ना, ये नदी है। आम तौर पर ये वाली नदी सूखी रहती है और ये जो दूसरी लकीर दिख रही है ना, ये है हमारी वो नदी जो गांव के बाहर बहती है। यहाँ भी पानी रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और ये जो बड़ा सा दिख रही है ना, ये वो बांध है जो बाहर से आने वाले पानी को रोकता है। क्योंकि बारिश का महीना है तो हमें हर बात की तैयारी करनी है। अब तुम बताओ कि तुम क्यों पूछ रही हो? ये सब केवल जानने में दिलचस्पी है या दिमाग में कुछ चल रहा है? ओह, तो दिमाग है इसके पास? हाँ तो अपने घुटनों का इलाज करवा लो, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा भी। अगर आप लोग इजाजत दें तो क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? शायद मेरे पास इस परेशानी का इलाज है।
प्रत्यक्षा ने उस नक्शे को अपनी तरफ घुमाते हुए बाबा साहेब और समर्थ से कहा, मतलब हमारे गांव में सिर्फ 2 नदियां हैं, एक सूखी और एक हल्के पानी से भरी हुई नदी। और ये इतना बड़ा सा बांध है, बांध जब भी भरेगा या तो इसके टूटने का खतरा बनेगा और गांव डूबेगा, या तो फिर इसका पानी दोनों नदियों में से एकदम से बाहर आएगा। अब क्योंकि ये तो छोटी छोटी सी नदियां हैं और ये घर मिट्टी के हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रत्यक्षा ने कहा, बाबा, मिट्टी के घरों पर पानी का असर पड़ेगा ही, इसलिए इन दोनों नदियों को हम मोड़कर गांव के सूखे इलाके से अगर निकालें तो वहां पर गांव के घर डूबने से बच जाएंगे। अगर नुकसान होना ही है तो सूखी जमीन को पानी डुबाएगा, लेकिन घर और लोग सुरक्षित रहेंगे। और तुम्हें लगता है कि ये आसान है? कोशिश तो कर सकते हैं नायक। लेकिन बहुरिया, सूखी जमीन तक तो ठीक है, पर आसपास खेत हैं। अब खेत खलिहान ही डूब जाएंगे तो आदमी खाएगा का? मुसीबत तो यहाँ पर भी है। तो अब अगर दिमाग लगा रही हो बहुरिया, तो फिर तुमका सारी चीज सोचनी पड़ेगी। तुमका क्या लगता है नदी मोड़ना इतना आसान है का? और चलो उसको मोड़ भी दिया तो लेकर जाएंगे कहाँ? ये दोनों नदियां इतना पानी भर लेती हैं अपने आप में कि गांव के अंदर पानी घुसता ही है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। प्रत्यक्षा भागती हुई रसोई में गई और फिर वहां से एक नौकर के हाथों में थोड़ा सा सामान बाहर लेकर वापस से बाबा साहेब के पास खड़ी हो गई। बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक तीनों ही आपस में एक दूसरे को देखते हुए हैरान थे। इस पर प्रत्यक्षा ने अपने हाथ में चाय की केतली को पकड़ा और फिर उसके नीचे 3 अलग अलग कटोरियों को रखकर पास खड़े नौकर से कहने लगी, अब आपके हाथ में जो मटका है उससे इस केतली में पानी डालिए और रुकिएगा मत। उस नौकर के हाथ में पानी का मटका था। वो प्रत्यक्षा की बात को मानते हुए प्रत्यक्षा के हाथ में पड़ी हुई केतली में पानी डालने लगा। केतली में पानी जाते ही केतली के मुंह से पानी निकलकर उस कटोरी में गिरने लगा। इस पर समर्थ ने उस नौकर को रोकते हुए कहा, बहू, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? बड़े भैया, अब ये पानी का मटका आपका बांध हो गया, पानी इसमें से बाहर आया। ये केतली जो कि आपकी नदी है, इसमें पानी भरा, नदी से पानी अलग अलग कटोरी में जा रहा है, पर क्योंकि नदी का सिर्फ यही मुंह है तो ये पानी गांव में भर रहा है। पानी भरने पर रास्ता न मिले तो बांध से भी बाहर आएगा पानी। अगर इस नदी से भी पानी बाहर ही आएगा, लेकिन अगर इस केतली में मैं 2 अलग अलग और छेद कर दूं, तो क्या ये केतली इतनी जल्दी जल्दी भरेगी? तो इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि बांध से हमें कुछ नई नदियां निकालनी चाहिए जो गांव के सूखे इलाकों में जाकर उन्हें भरेंगे और हमारा गांव डूबने से बच जाएगा। प्रत्यक्षा की बात वहां मौजूद सभी लोग समझ गए थे। इस पर प्रत्यक्षा ने कार्तिक को ताना मारते हुए समर्थ को कहा, कितने समझदार हैं आप बड़े भैया। मेरे थोड़े से समझाने पर आप पूरी बात को चुटकियों में समझ गए। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे मोटी बुद्धि के कि समझ ही नहीं आता उन्हें कुछ, बस ताने देते रहते हैं कि वो मुझसे बड़े हैं। लेकिन बाबा, अगर हम उस बांध से एक और नई नदी निकाल दें तो बांध का पानी उन तीनों नदियों में एक बराबर का आ जाएगा और फिर शायद गांव नहीं डूबेगा और खेत खलिहान भी बच जाएंगे। हर बार की मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। प्रत्यक्षा का तरीका ज्यादा नया नहीं था, लेकिन गांव को बचाने के लिए काफी था। इस पर बाबा साहेब बड़े फक्र से प्रत्यक्षा के सिर पर हाथ रखकर उससे कहने लगे, अरे वाह, तुम तो इतनी समझदार हो, हमका तो पता ही नहीं था कि हमारी बहुरिया के पास अच्छे अच्छे सुझाव हैं गांव को सुधारने के। ये सब आसान नहीं है, लेकिन इस सुझाव को अपनाने में कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन बहुरिया, तुमका ये सब सूझा कहीं से? वो बाबा, मैं शहर में पढ़ाई कर रही थी। इंजीनियर्स को बताया जाता है कि किस तरह से इन मुसीबतों का सामना करना है। मैं शहर में इंजीनियरिंग कर रही थी, मेरा पहला साल ही था। तो आप इस पर काम करेंगे ना बाबा? लेकिन अचानक ही बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को ताना देते हुए कहा, अरे हमसे कहाँ पूछ रही हो, हम तो बूढ़े घोड़े और लाल लगाम है ना, और बस लोगों को धमकियां देते रहते हैं। तो हमारा मन होगा वो करवाते रहेंगे हम। प्रत्यक्षा ने अचानक ही माथा समेटते हुए बाबा साहेब से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? का हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो तुम्हारे मन में चलता रहता है। प्रत्यक्षा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाबा साहेब उससे कह क्या रहे थे।
इस पर उसने हैरान होते हुए समर्थ और कार्तिक की तरफ देखा। दोनों ही चुपचाप से खड़े हुए थे। प्रत्यक्षा की नजर जब समर्थ की नजर पर पड़ी तो समर्थ ने प्रत्यक्षा को देखते हुए कहा, बहू, हम दोनों वैसे तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन क्या है ना कि काम थोड़ा जल्दी होता है हमारे यहाँ, ताकि मुझ जैसा शराबी काम वक्त पर कर पाए और उसके बाद जल्दी शराब पी सके। आखिर मुझ जैसे लोगों को नशे में डूबने की खास आदत होती है। वो क्या है ना कि मेरा फेफड़ा और गुर्दा दोनों ही लोहे के बने हुए हैं। अब तुम तो जानती हो ना सब। प्रत्यक्षा ने हैरान होते हुए कार्तिक की तरफ देखा, लेकिन कार्तिक ने भी प्रत्यक्षा को ताना देते हुए बेहद बेरुखी से प्रत्यक्षा से कहा, हाँ, इस घर में तो गुंडे पलते हैं ना, और मैं तो घमंडी लोगों में आता हूँ, तो अब मैं क्या ही बोलूं। प्रत्यक्षा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी कि अचानक से तीनों ही लोग उसे ये सब क्या कहने लगे। इस पर प्रत्यक्षा ने घबराते हुए उन तीनों से कहा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कुछ किया है क्या? अब तुम तो जानती हो ना सब। हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं कि शराब पीने वाले लोगों से थोड़ी सी परेशानी होती है ना तुमको। इस पर प्रत्यक्षा ने सिर हिलाते हुए समर्थ की बात पर हामी भर दी, लेकिन फिर बाबा साहेब ने समर्थ की बात को पूरा करते हुए प्रत्यक्षा से कहा, फिर तो तुमको अपने आप से भी दिक्कत होनी चाहिए बहुरिया। काहे कि पिछली बार जब तुम नशे में थी तो तुमने यही सब हम लोगों से कहा था, और भी तुमने बहुत कुछ कहा था। अगर हम तुमको बता नहीं पाए, काहे कि हम सोच रहे हैं कि तुम फिर हम सबका सामना कैसे करोगी। प्रत्यक्षा ने बड़ी मासूमियत से अपनी पलकें झपकते हुए बाबा साहेब की ओर देखा और फिर उनसे कहने लगी, फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आपने तो कहा था मैं बेहोश हो रही थी पूरे वक्त, फिर ये सब कब हुआ? अब इसका जवाब तो तुम ही देख लो। काहे कि हम तीनों को बहुत जरूरी काम से जाना है। तुम जाने की पूरी तैयारी रखो। हम बांध का काम देखकर 2 घंटे में वापस आते हैं। प्रत्यक्षा धीमे कदमों से कुछ सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। प्रत्यक्षा ने सोचने की बहुत कोशिश की कि उस रात क्या हुआ था। प्रत्यक्षा जब अपने कमरे में पहुंची तो उसने कमरे में रुद्र को अपना सामान तैयार करते हुए देखा। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? कल हमें पूजा के लिए जाना है ना, वहां पर 2 दिन रुकना होगा क्योंकि वो ठंडा इलाका है। वो इसीलिए कुछ गर्म कपड़े निकाल कर रख रहा था। लेकिन मेरे पास कोई गर्म कपड़े तो है ही नहीं, पर मैं देख लूंगी कि क्या करना है। प्रत्यक्षा के उतरे हुए चेहरे को देखकर रुद्र ने कहा, तुम्हारे लिए भी मैंने गर्म कपड़े निकाल रखे, पर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं। क्या करोगे जान के तुम? सिर्फ इतना करूंगा कि तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। बताओ क्या हुआ? किसी बात से तुम्हें परेशानी है? बाबा के पास गई थी ना तुम? नीचे ज्ञान की बारिश भी कर कर आई हो, तो क्या कुछ और बात भी हुई उनसे? पता नहीं, मैं तो बस उन्हें बांध बनाने का नया तरीका बता रही थी। फिर उन्होंने कहा कि शराब के नशे में मैंने बहुत कुछ बोला और उनसे मैं कुछ पूछ ही नहीं पाई। फिर कुछ बाबा ने कहा कि वो बताएंगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी, पर मैं और किससे पूछूं? क्योंकि जिस दिन मैं नशे में थी उस दिन तो तुम भी नशे में ही थे, है ना? तुम्हें भी तो कुछ याद नहीं है। रुद्र प्रत्यक्षा के पास गया और फिर उसे बेड पर बैठाते हुए खुद भी उसके पास बैठ गया। रुद्र ने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यक्षा की आंखों पर अपने हाथ को रखा और फिर प्रत्यक्षा से कहने लगा, अब याद करने की कोशिश करो कि उस दिन क्या क्या हुआ था। जहां एक तरफ प्रत्यक्षा अपनी सोच में उलझी हुई थी और रुद्र प्रत्यक्षा के पास बैठा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कोई था जिसकी नजर प्रत्यक्षा पर जमी हुई थी और उसे भी बेहद इंतजार था कि प्रत्यक्षा कब महल के बाहर निकलेगी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।